जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए। साथियों, तो इसमें हम बात करेंगे साइंस का एक चैप्टर है, यानी जो केमिस्ट्री का चैप्टर है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में साथियों आज बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों को सबसे पहले मिलता रहेगा। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है, इसकी परमाणु संख्या क्या है, सभी के बारे में साथियों बात करते चलेंगे। तो कार्बन है, कार्बन का संकेत होता है C और इसका जो परमाणु संख्या होता है 6 होता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है कार्बन का। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको हम दो तरीका से लिखते हैं। एगो sp-df है तो 1s2, फिर 2s2 और 2p2, ठीक है, ये हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 2,4 लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो कार्बन है, कार्बन एक अधातु है, यानी कार्बन जो है एक अधातु है। अब कार्बन के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज को समझ लीजिएगा आप लोग, साथ ही साथ पहले समझते चलिएगा, आराम से लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ठीक है। एनसीईआरटी वेस्ट पैटर्न आपको मिल रहा है और हिंदी मीडियम पूरा बिल्कुल एकदम अच्छा प्रकार से नोट्स आपको मिल रहा है, आराम से इसको लिख लीजिएगा। क्या है, कार्बन चतुःसंयोजी होता है। जो कार्बन है चतुःसंयोजी होता है, अर्थात कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कार्बन होता है जो चतुःसंयोजी होते हैं और कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए यह इलेक्ट्रॉन का ना तो त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है। यानी क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए यह न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, न ही इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, केवल साझा करके यौगिक का निर्माण करता है। यानी केवल यह साझा करके आपस में एक यौगिक का निर्माण करता है, अर्थात कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, अतः कार्बन का चतुःसंयोजी होता है। यानी आपसे पूछता है कि कार्बन चतुःसंयोजी होता क्यों है, क्वेश्चन पूछ देगा कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि कार्बन चतुःसंयोजी ही क्यों होता है, तो आप बोल सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन का ना तो त्याग करता है और ना ही ग्रहण करता है, ठीक है, और केवल साझा करके यह यौगिक का निर्माण करता है, अतः 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। यानी अतः कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इसीलिए कार्बन चतुःसंयोजी होते हैं। इसका इस तरह से आपका फिगर है चतुःसंयोजी, यहाँ पे देख लीजिएगा, फिगर आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसका कुछ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। क्या होता है कि कार्बन केवल, यानी जो कार्बन केवल अकेले है 5 लाख से अधिक यौगिक का निर्माण करता है, ठीक है, रचना करता है, 5 लाख से ज्यादा यौगिक का निर्माण करता है, यानी यौगिक का रचना करता है। इसके नोट में कुछ पॉइंट है जो आपको इस तरह का फिगर लग रहे होंगे, यानी जो आपका C है और इस तरह एक में 4 इस तरह से दिया हुआ है, 3-4, इसको हम लोग सरल श्रृंखला कहते हैं, इसको श्रृंखला नाम देता है। तो सरल श्रृंखला और एक होता है सखी श्रृंखला, यानी जो कार्बन है इसमें से भी आपका श्रृंखला के रूप में दिया हुआ है, इसी को हम लोग सखी श्रृंखला कहते हैं। और तीसरा इसका आता है बंद श्रृंखला। जो बंद श्रृंखला आप इस तरह के फिगर को देख रहे हैं, इसको हम लोग बंद श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कार्बन के अपरूप, यानी कार्बन के अपरूप क्या है। तो कार्बन भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है। जो कार्बन है वह भिन्न भिन्न रूपों में पाई जाती है, जिससे हम लोग कार्बन का अपरूप कहते हैं। तो कार्बन का रूप यानी कार्बन का अपरूप 2 होता है, एक होता है रवादार अपरूप और दूसरा होता है वे रवादार अपरूप। तो हमको ज़्यादा इसमें विशेष नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ रवादार के बारे में पढ़ना है। इससे हम बेरवादार क्या क्या होता है सभी के बारे में आपको लिख दिया हूँ। तो रवादार में 2 होता है, एक हीरा होता है, दूसरा होता है ग्रेफाइट। हमको 2 ही चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ऐसे आप समझ लीजिए वे रवादार क्या होता है। तो वे रवादार होता है 3 प्रकार का, पत्थर, पहला होता है पत्थर कोयला, दूसरा चारकोल और तीसरा होता है कार्बन कज्जर। और जो पत्थर कोयला होता है वह 2 प्रकार के होता है, कोक और कार्बन गैस। इतना हमको समझना नहीं है, हमको सिर्फ रवादार अपरूप के बारे में इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के रवादार अपरूप। तो कार्बन के आप जानते हैं, कार्बन के रवादार अपरूप आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कार्बन के रवादार अपरूप कितने होते हैं। तो कार्बन के रवादार अपरूप 2 होते हैं, पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट। तो हम लोग हीरा के बारे में थोड़ा समझते हैं। क्या होता है हीरा, यानी डायमंड जिसको हम लोग कहते हैं। हीरा कार्बन का बहुमूल्य अपरूप है, यानी बहुमूल्य अपरूप कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगा अपरूप है कार्बन का। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़कर समचतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। अतः हीरे की जो संरचना होता है उसको हम समचतुष्फलकीय कहते हैं। आपसे पूछते हैं कि हीरे की संरचना क्या है, तो समचतुष्फलकीय कहिए, या आप सीधे कह सकते हैं कि हीरे की संरचना चतुष्फलकीय होती है।
समचतुष्फलकीय लिखिए या आप चतुष्फलकीय सीधे अगर जब आप लिखते हैं तो आपका सही है। आपको पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि हीरे की संरचना कैसी है, तो चतुष्फलकीय है। नेक्स्ट इसका फिगर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे यह इसका फिगर है, इस तरह से फिगर आप लोग बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे के देखते हैं हीरा का गुण, जो हीरा का क्या क्या हीरा में गुण होता है उसके बारे में हम समझते हैं। कह रहा है फर्स्ट में कि यह रंगहीन तथा रवादार होता है, यानी जो हीरा होता है रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता है, और रवादार होता है। रवादार का मतलब कि खुरखुरा होता है, खुरदुरा होता है। दूसरा है यह अब तक ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर होता है, यानी सबसे हार्ड आपका क्या होता है, तो हीरा होता है। इसका अपवर्तनांक काफी उच्च होता है, यानी कितना होता है, तो 2.45 होता है इसका अपवर्तनांक। आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं कि 2 दशमलव कितना, तो 2.45 हीरा का अपवर्तनांक होता है, जो काफी अधिक होता है। इसकी संरचना क्या है, तो समचतुष्फलकीय आप कह दीजिए या चतुष्फलकीय कह दीजिए, दोनों आपका सही है। जो हीरा होता है एक विषैला पदार्थ है, इसको अगर हीरा को आप थोड़ा सा चाट लेते हैं तो खत्म हो जाओगे, इतना खतरनाक पदार्थ है यह। ठीक है, अब हीरा का हम लोग प्रयोग में देखते हैं। तो फर्स्ट है इसका कांच तथा पत्थर काटने में, यानी कांच काटने में और पत्थर काटने में हीरा का हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन हीरा का जो प्रकार होता है, विभिन्न प्रकार के हीरा का हम लोग उपयोग इसमें करते हैं। ठीक है, इसका होता है आभूषण के रूप में भी हम हीरा का उपयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट क्या है। तो ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु, यानी हीरा में 4 कार्बन परमाणु था और ग्रेफाइट में कितना कार्बन परमाणु है, तो 6 कार्बन परमाणु। ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि हीरा में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो हीरा में 4 कार्बन परमाणु होते हैं। आपको पूछेंगे ग्रेफाइट में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। ग्रेफाइट को हम लोग समझते चलेंगे। तो ग्रेफाइट में 6 कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर समषष्टकोणीय संरचना का निर्माण करता है, यानी ग्रेफाइट में जो 6 कार्बन परमाणु होते हैं आपस में जुड़कर उसको हम षष्टकोणीय कह सकते हैं या समषष्टकोणीय संरचना कह सकते हैं, दोनों आपका सही है। अतः ग्रेफाइट की संरचना क्या है, समषष्टकोणीय या षष्टकोणीय है। ग्रेफाइट पतली पतली परत के रूप में होती है, जो ग्रेफाइट होती है एकदम पतली पतली जो परत है, परत के रूप में होती है, और एक परत दूसरे परत पर और तीसरे परत पर, और यानी दूसरे परत तीसरे परत, एक परत है जो दूसरे परत पर, दूसरे परत तीसरे परत पर सजे होते हैं, यानी एक दूसरे पर सजे होते हैं। प्रत्येक परत के बीच दुर्बल आकर्षण बल होता है, उसके बीच बहुत दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण प्रत्येक परत एक दूसरे पर फिसल सकता है, यानी उसका आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसके कारण जो ग्रेफाइट के प्रत्येक परत है एक दूसरे पर क्या हो सकता है, तो वह फिसल सकता है। इसीलिए यह क्या होता है, तो चिकना होता है। इसका फिगर आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, इस तरह का फिगर बना लीजिए, चाहे बुक से आप लोग इसका फिगर ग्रेफाइट का बना लीजिएगा। नेक्स्ट आएगी, इसको समझते हैं हम लोग ग्रेफाइट का गुण, यानी ग्रेफाइट का गुण क्या है, तो यह काला भंगुर रंग का होता है। जो ग्रेफाइट होता है काला होता है, जो भंगुर रंग का होता है, पहला इसका हो गया। दूसरा होता है यह चिकना तथा मुलायम होता है। जो ग्रेफाइट होता है बहुत चिकना और मुलायम होता है। इसका विशिष्ट जो घनत्व है ग्रेफाइट का आपका पूछा जाएगा, ग्रेफाइट का घनत्व कितना है, तो 2.25 इसका घनत्व होता है। आपसे पूछे जाएंगे ग्रेफाइट का गलनांक कितना होता है, तो 3700 डिग्री ग्रेफाइट का गलनांक होता है। यह उष्मा विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन यह उष्मा विद्युत का भी सुचालक होता है। आगे हम लोग समझते हैं इसका ग्रेफाइट का उपयोग, यानी इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो यह कागज पर काला निशान उगा देता है। जो ग्रेफाइट है कागज पर काला निशान उगा देता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग पेंसिल के निर्माण में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है इसका उपयोग भट्टी स्तर के ताप को बढ़ाने में। इसका जो उपयोग है भट्टी स्तर जो उसके ताप को बढ़ाने में इसका होता है कि इसका उपयोग लुब्रिकेंट के, यानी जो ग्रीस होता है उसके रूप में इसका उपयोग करते हैं। इसका इलेक्ट्रोड बनाने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, यानी हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। तो साथियों इस पूरे चैप्टर को आप लोग समझते चलिएगा, और यह वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो एक बार जल्दी से जल्दी लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा दीजिएगा साथियों, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। साथियों आप हमारे चैनल पर भी अगर से नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको रेगुलर वाइज मिलता रहेगा। तो हम लोग समझते हैं इसमें हीरा और ग्रेफाइट में अंतर को हम लोग समझते हैं। तो इसमें एक तरफ में लिखा हुआ है हीरा और एक तरफ लिखा हुआ है आपको ग्रेफाइट। तो पहले हीरा में हम समझ लेते हैं कि इसकी जो संरचना होती है चतुष्फलकीय। आपको मैं पहले ही समझा दिया था कि जो हीरे की संरचना है उसको समचतुष्फलकीय कहिए या चतुष्फलकीय कहिए, बात बराबर है। ग्रेफाइट में है इसकी संरचना होता है षष्टकोणीय या समषष्टकोणीय कहिए, दोनों बराबर होता है। अब होता है हीरा में समझते हैं, हीरा कठोर होता है और जो ग्रेफाइट होता है वह हीरा की अपेक्षा मुलायम होता है। नेक्स्ट है
यह विद्युत का सुचालक होता है, उसमें विद्युत का यह सुचालक होता है, कुचालक होता है हीरा, और ग्रेफाइट उसमें विद्युत का सुचालक होता है। यह पारदर्शी होता है और यह अपारदर्शी होता है। यह आपका जो क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। यह एक क्वेश्चन आपके पूछते रहते हैं कि हीरा और ग्रेफाइट में आप अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि कोयला का प्रकार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि कोयला का प्रकार कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो जो कोयला होता है, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट्स और अगला होता है पीट। ये आपके एग्जाम में हर एक साल पूछते हैं साथियों, इसको आप लोग नोट डाउन जरूर से जरूर कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन कार्बन और कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में अंतर हमको बताना है, यानी कार्बनिक यौगिक क्या है और अकार्बनिक यौगिक दोनों में अंतर हमको इसमें बताना है क्वेश्चन में। तो पहले इसका ले लेते हैं। फर्स्ट है इसमें है यह आसानी से जलते हैं। जो कार्बनिक है यानी अकार्बनिक यौगिक है वह क्या होता है, कार्बनिक यौगिक है जो आसानी से जलते हैं और अकार्बनिक यौगिक कठिनाई से जलते हैं, यानी थोड़ा परिश्रम ज्यादा करने के बाद यह जलते हैं। नेक्स्ट है यह वाष्पशील होते हैं, यह वाष्पशील नहीं होते हैं। कार्बनिक यौगिक में है यह धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और अकार्बनिक यौगिक यह तेजी से अभिक्रिया करता है। यह विशेष रंग तथा गंध वाले होते हैं, यानी जो कार्बनिक यौगिक है एक विशेष प्रकार का रंग और गंध वाले होते हैं, लेकिन जो अकार्बनिक यौगिक है यह प्रायः रंगहीन होता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन को समझेंगे हम लोग, हाइड्रोजन तथा कार्बन द्वारा बने यौगिक को, यानी जो आपका यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बनिक यौगिक के रूप में समझते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका CH4, यानी CH4 में देखिएगा, इसमें CH4 में हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, यानी हाइड्रोकार्बन है, इसको हम लोग मीथेन कहते हैं। दूसरा है C2H6, इसको हम लोग एथेन कहते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है इसका। अब नेक्स्ट हम लोग समझ देंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार किस तरह से होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हम लोगों को पहले हम लोग देख लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक ही होता है जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं, और असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है यह 2 प्रकार से दिया हुआ है। पहला होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। पहला एल्कीन, दूसरा एल्काइन। तो यहाँ पे समझिएगा जो हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन, दोनों सेम ही चीज़ है। इसके परिभाषा को हम लोग समझते चलेंगे। यहाँ पे है आपका परिभाषा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है या एल्केन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते चलेंगे। क्या है, वैसे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजक बंधन हो, यानी जिसमें एकल सहसंयोजक बंधन हो, उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। और आपको ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n और +2 होता है इसका सामान्य सूत्र। किसका, तो एल्केन का सामान्य सूत्र। और इसमें n बराबर क्या होता है 1 2 3 4, यानी इसमें n बराबर 1 से लेके डॉट आपका होते चला जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स को आप लोग देख लीजिएगा, CH4, C2H6, C3H8। इस अभी समझ में नहीं आएगा, आगे की टॉपिक जो पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा ये एग्जांपल कैसे लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वैसे अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि तथा त्रि, यानी द्वि या त्रि, यानी इसमें हाइड्रोकार्बन परमाणुओं के बीच 2 और त्रि सहसंयोजक बंधन होगा, उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 2 सहसंयोजक बंधन है, कभी कभी आपका 3 सहसंयोजक बंधन मिल सकता है उस तरह। ठीक है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो 2 प्रकार के आप लोगों ने पढ़ा है, बताया है अभी हम, एल्कीन और एल्काइन। तो पहले हम लोग एल्कीन के बारे में समझते हैं। तो एल्कीन क्या होता है, तो एल्कीन में होता है क्या है कि वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच 2 सहसंयोजक बंधन होता है, यानी एल्कीन में 2 सहसंयोजक बंधन होता है, इसलिए इसको हम लोग एल्कीन यानी इसको एल्कीन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। आपके क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, और इसको हम n बराबर 1 2 3 4 से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं। पहला रहेगा एल्काइन, पहला रहेगा आपका एल्केन रहेगा। तो एल्केन का अगर आपको पूछा जाएगा यहाँ पे साथियों कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का कहेगा तो CnH2n +2 और n बराबर 1 2 3 4।
अगर से उसके बाद अगर जो पूछेगा कि एल्कीन का तो CnH2n। अब आगे हम देखते हैं एल्काइन का। तो एल्काइन क्या है, तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच त्रिसहसंयोजक बंधन होगा, इसमें त्रिसहसंयोजक बंधन होगा, इसको हम लोग एल्काइन कहते हैं, एल्काइन कहलाता है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n और -2 होता है इसका सामान्य सूत्र एल्काइन का। ठीक है, इस आप तो समझ गए होंगे, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछते रहते हैं और इसके जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम लोग समझेंगे क्रियाशील समूह यानी फंक्शनल ग्रुप, यानी क्रियाशील समूह क्या होता है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। ये चीज़ समझिएगा तभी आगे की टॉपिक्स जो है आपकी समझ में आएगी। इसको समझिएगा आराम से, बहुत आराम से इसको लिखते भी चलिएगा आप लोग। क्या है, किसी यौगिक का वह भाग, यानी कोई भी यौगिक है उसका वह भाग जिस पर यौगिक का संपूर्ण गुण निर्भर करता है, यानी जिस पर किसी यौगिक का वह भाग होता है जिस पर उस यौगिक का संपूर्ण गुण निर्भर करता है, उसको हम लोग क्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे है C2H5OH और C2H5Br। और इसमें है, इसमें यौगिक का गुण क्रमशः यानी -OH Br NH2 इस पर निर्भर करता है, इसलिए इसे क्रियाशील समूह भी कहते हैं। आगे समझते हैं हम लोग क्रियाशील समूह निम्नलिखित है। इसमें कुछ क्रियाशील समूह का मैंने नाम लिखा हो जो आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला है क्रियाशील समूह का नाम, फिर क्रियाशील समूह और उसका जो है उसका संरचना है। इसका किस तरह से संरचना होगा, पहले हम लोग हाइलाइट ग्रुप को लिए हैं, हाइलाइट यानी Cl Vr यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, इसको इस तरह से -Cl -Br करके इसको हम लोग संरचना समूह में लिखते हैं। दूसरा है अल्कोहल, तो अल्कोहल है, अल्कोहल को -OH यानी -OH इसका संरचना आप देख लिए कि -O और -H इसका संरचना होता है। इसका होता है एमीन होता है, तो एमीन को -NH2 से, तो इसका संरचना सूत्र किस तरह से हो जाएगा, तो एमीन का संरचना सूत्र हो जाएगा -N और इसके दोनों साइड HH, इसका इस तरह से इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। इसका बाद होता है कीटोन, तो कीटोन है तो -CO-। इस तरह से यहाँ आपका संरचना सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप लिख लीजिएगा, जो आपको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद ईथर है इसी प्रकार से। इसके बाद हाइलाइड है, इस सबको समझ लीजिएगा। इसके बाद है कार्बनिक यौगिक का नामकरण कितने प्रकार से किया जाता है। जो कार्बनिक यौगिक होता है उसका नामकरण हम लोग कितने प्रकार से करते हैं, तो उसका नामकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला होता है साधारण नाम और दूसरा होता है IUPAC नाम, यानी IUPAC नाम का फुल फॉर्म यानी जिसको हम लोग नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट नेम। इसका डिफाइंड नेम है, इसको शॉर्ट में हम IUPAC नाम कहते हैं। तो पहले हम लोग साधारण नाम को समझेंगे। साधारण नाम क्या है, जब कार्बनिक यौगिक का नामकरण उसके गुण यानी कार्बनिक यौगिक यानी साधारण नाम क्या होता है, तो कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका नामकरण उसके गुण, प्राप्ति स्थान जहां से प्राप्त होता है, खोजकर्ता के नाम यानी जो खोजता है उसके नाम के आधार पर किए जाते हैं। यानी कार्बनिक यौगिक का नामकरण उसके गुण, प्राप्ति स्थान, खोजकर्ता के नाम के आधार पर उसका नामकरण करते हैं, उसको हम लोग साधारण नाम कहते हैं। यह सीमित क्षेत्रों के में प्रचलित है। जो साधारण नाम है कुछ हद तक ही प्रचलित है, कुछ क्षेत्र तक ही प्रचलित है। दूसरा इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट नेम, जिसको IUPAC नाम कहते हैं, इसको हिंदी में नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका क्या है, जब कार्बनिक यौगिक का नाम का निर्धारण यानी कार्बनिक यौगिक का नाम का निर्धारण है रसायन शास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है उसके द्वारा उसका नाम को, अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड के द्वारा उसके नाम को रखा जाता है, उसको हम लोग IUPAC नाम या नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। इसके बाद जो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको याद करना होगा, क्या है, 1 रहेगा उसको मोनो, 2 को डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका कहते हैं साथियों। यहाँ तक आपको याद करना होगा और आगे आपकी ये वीडियोज आपकी पार्ट 1 है और पार्ट 2 तक आपकी ये चैप्टर की पूरी कंप्लीट आपको मैं समझा दूंगा। अगर से आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा साथियों। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा क्योंकि बहुत लाजवाब नोट्स है, आप इसको आराम से लिख लीजिएगा। वीडियो को पस करके वीडियो को रोक के जो आपको पूरा समझ में आएगा, पूरा बेसिक टू एडवांस इसमें मैं पूरा समझाने का पूरा प्रयास किया हो साथियों, ठीक है।
तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास एक बार जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, क्योंकि आप अगर से इसी प्रकार से हमारे इस वीडियोज को आप शेयर करते हैं तो ऐसे ही रिलेटेड आपकी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी वीडियोस इस चैनल पर रेगुलर वाइज मिलते रहते हैं साथियों, और मिलते भी रहेंगे साथियों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।